के शो में। मुख्तसर दौरानिया भारी शरह सूद पर कर्जे, हॉट मनी से मुतालिक सनसनीखेज हकाइक। हॉट मनी का बढ़ता हजम क्या माशी इस्तेहकाम के लिए खतरा? तहरीके इंसाफ दौरे हुकूमत गर्दिशी कर्जों का हजम 565 अरब रुपए तक पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामला मईसत से जुड़ा हुआ कुछ पहले आपके सामने रखेंगे। अचीवमेंट जो इस गवर्नमेंट की तरफ से पोर्ट्रेट की जा रही है कि हमारी माशी तौर पर जो माशी मैदान है वहाँ पर अहम तरीन अचीवमेंट्स हैं। हफीज शेख साहब जो एडवाइजर है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा है कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जो एक्सचेंज रेट है पिछले चंद महीनों से स्टेबल है। दूसरी बात यह कि स्टॉक मार्केट, जैसे मेहदी साहब ने कहा, उसकी डॉलर रिटर्न्स जो हैं 30% से ज्यादा हैं पिछले 3 महीने में, एंड दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। तीसरी चीज, आपका आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है वो उसका रिव्यू अभी मुकम्मल हुआ है और आईएमएफ के बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम जो है बहुत बखूबी चल रहा है और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दुनिया के 10 तेज तरीन रिफॉर्मर्स में शामिल किया है और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज करार दिया है और कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर ने पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन टू ट्रेवल इन द वर्ल्ड करार दिया है। और एक और चीज ये हुई है कि पाकिस्तान में एक सेगमेंट है इंटरनेशनल फिक्स्ड इन्वेस्टर्स का, जो पाकिस्तान में जिन्हें कैरी ट्रेडर्स भी कहा जाता है, जिनकी जानिब से पाकिस्तानी टी बिल्स के अंदर पैसा इस पर डाला जा रहा है। ये जो पैसा है पाकिस्तान में हाई इंटरेस्ट रेट्स जो कि तकरीबन 13.5% से भी ज्यादा या 13.25% और 13.6% तक जो आप कायबोर की बात करें वो जाता है टी बिल्स पे। ये जो है ये डिफरेंशियल जो लंदन इंटरबैंक रेट से अगर करें तो ये तकरीबन 11.7% का बनता है, जो मुनाफा इस पर जो है ये इंटरनेशनल फिक्स्ड इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं। इस पैसे को हॉट मनी भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जाता है हॉट मनी? ये कैरी ट्रेडर्स क्या होते हैं? ये इनकम जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म जो इनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, ये कितनी स्पेकुलेटिव है इन द नेचर और इनकी वॉलेटाइल एक्टिविटी की वजह से पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम को क्या कोई खतरा लाहक है? और क्या इस तरह के एपिसोड्स माजी में हमें इंटरनेशनल सिनेरियोज में इजिप्ट को सामने रखते हुए, अर्जेंटीना को सामने रखते हुए, मेक्सिको और दीगर ममालिक को सामने रखते हुए क्या कुछ सबक भी है सीखने के, जो जहां हॉट मनी आया और उसके बाद कुछ नुकसानात वहां की मईशत को उठाने पड़े? ये बड़े अहम तरीन सवाल है। क्या ये कोई अपने अंदर ही स्कैंडल है? ये भी हम बड़ा अहम सवाल उठाएंगे क्योंकि साबका हुकूमत इसहाक डार साहब ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए थे, यूरो बॉन्ड्स एट हाई इंटरेस्ट रेट, तकरीबन 8-8.5% के रेट के ऊपर, और उस जमाने में कहा गया था कि बहुत हाई रेट्स के ऊपर उन्होंने ये इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया या जो उसमें जा रहे थे पैसा उनको फैसिलिटेट किया है। क्या ये हुकूमत भी ऐसा कुछ कर रही है? डॉक्टर फारूक सलीम साहब सीनियर माशी तज़्ज़िया-निगार इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब टैक्स उमूर हैं और माशी उमूर हैं, हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये हॉट मनी क्या है सर, और ये कैरी ट्रेड क्या हो रहा है? कैरी ट्रेडर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है क्या है, और क्या ये कोई विंडो ऑफ करप्शन क्या हो रहा है आखिरकार? ये हमारा नुकसान है इसमें, क्या है ये आपकी नजर में? देखिए, हॉट मनी आप ये समझ लीजिए कि वो देखते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, अरब $1 उनकी डिस्पोजल पे होता है और वो 3 चीज़ें देख रहे होते हैं। वो पहली चीज़ देखते हैं कि कोई टारगेट कंट्री जो है उसमें हाई इंटरेस्ट रेट हो, रेट ऑफ उसका सूद जो मुनाफे का है वो बहुत हाई हो, नंबर 1। और दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि IMF का पैकेज उस मुल्क के ऊपर लागू हो, इन प्लेस हो। और तीसरी चीज़ वो देखते हैं कि वहाँ पे जो लोकल कवानीन हैं वो उनको फेवर करते हों। तो पहली 2 चीजें तो पाकिस्तान में थी। हम 6% इंटरेस्ट से कहीं 13.25% पे 2 साल के अरसे में वहां पहुंचा दिया हमने, और IMF का पैकेज इन प्लेस आ गया। और कुछ ही महीने पहले हमने बहुत सारे कवानीन जो हैं वो बदल दिए हैं, और वो इन हेज फंड्स जो हैं, जो बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, यूजुअली केमन आइलैंड में हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं। अगर नाम आप जानना चाहें तो उनमें से वैनगार्ड है,
लजार्ड है, फिडेलिटी है, फ्रैंकलिन है, ये बड़े बड़े फंड्स हैं। ये देखते रहते हैं, आप समझिए कि वल्चर्स की तरह, गिद्धों की तरह ये पूरी दुनिया का सर्वे करते रहते हैं। और अगर इनको कोई मुल्क ऐसा मिल जाए जहां पे वो तीन चीजें इनको मिल जाएं, हाई इंटरेस्ट रेट, लॉज फेवर में और IMF का पैकेज इन प्लेस हो, तो फिर वो वहां पे अपने बोरो करते हैं एट, जैसे आपने बताया, तकरीबन 2% पे। आज कोई 1.98% पे लाइबोर चल रहा है, जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। और मैंने देखा जो जनवरी 15 की ऑक्शन हुई है स्टेट बैंक में, वहां तकरीबन 13.5% के 3 महीने के टी बिल लगे हैं। तो आप समझिए कि 2% पे आपने उधार उठाया दुनिया भर से और 13.5-13.5% पे पाकिस्तान में आके उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो वही जो आपने बताया 11-11.5% का 3 महीने का मुनाफा आप लेके पाकिस्तान से निकल जाएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप समझिए कि तवा गर्म है, पाकिस्तान तवा है, हमने तवा गर्म कर रखा है। और ये गिद्धे हैं पूरी दुनिया में, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो देख रही हैं कि हम आए, अपनी रोटी बनाएं, पकाएं उसको और फिर मुल्क से निकल जाएं। अब इसमें मैं समझता हूं कि हमारे स्टेट बैंक वाले और हमारी पॉलिसी मेकर जो हैं वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। अभी जो मैंने लास्ट वीक की फिगर देखी है वो तकरीबन 1.7 अरब डॉलर जो है वो हमने अट्रैक्ट कर लिया इन टी बिल्स के अंदर। और अंदाजा कीजिए कि कुछ माह पहले ये सिर्फ $15 मिलियन हुआ करता था, अब ये बन गया $1.7 बिलियन। तो बड़ी तेजी से पैसा आया है और ये हाई इंटरेस्ट रेट ले रहा है। अब हम ट्रैप में हो जाएंगे कि अगर हम इंटरेस्ट रेट नीचे गिराना चाहें तो हमें खौफ, डर होगा कि ये लोग भाग जाएंगे, उस डर से हम नीचे नहीं कर पाएंगे। अब हमने जो रेट कर दिया है 13.25%, अब बिजनेसेस जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो बोरो कर रहे हैं 16, 17, 18% के ऊपर। ऑटो लोन, आपको हैरानगी होगी, ऑटो लोन 28% पे चल रहे हैं। तो उसका असर पाकिस्तान में यह हुआ है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस बंद हो गए हैं। वो सूद की मद में इतनी बड़ी अमाउंट्स नहीं दे पा रहे हैं। स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बेशुमार पिछले साल में बंद हो गई हैं और उन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो अब वो मुझे लग रहा है ऐसा है कि वजीर आजम का ऑब्जेक्टिव कुछ और है और वजीर आजम की जो इकोनॉमिक टीम है उसका गोल और ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस, एक कोई और गोल की तरफ जा रहा है। जो इकोनॉमिक टीम है वो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा हॉट मनी लेके आए, जिसकी वजह से उनको हाई इंटरेस्ट रेट करना पड़ रहे हैं। वजीर आजम साहब कहते हैं मैंने 1 करोड़ नौकरियां देनी है। अब ये दोनों काम सैफान साहब इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। या तो हम हॉट मनी ले लें और या हम पाकिस्तान में नौकरियां जो हैं वो दस्तयाब करें और वो बढ़ाएं। तो दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। हुकूमत के डिपार्टमेंट जो हैं, वजीर आजम साहब किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक टीम जो है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है। सही। और लेकिन इसका खतरा इकरामुल हक साहब आपकी नजर में क्या है? क्योंकि जो हॉट मनी हम जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आ रहा है ये जा भी तो सकता है और फिर जाएगा तो उस पर जो शरह सूद हमें अदा करनी है वो कितनी हाई है, उसकी कॉस्ट कितनी हाई है। और दूसरी बात ये जो वॉलेटाइल नेचर है इसकी, यानी मिसाल के तौर पे कितना हद तक ये वॉलेटाइल होता है, एक आम पैसा आना और एक हॉट मनी आना, ये कितना वॉलेटाइल होता है, इस पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। कितना खतरा है इससे हमारे माशी इस्तेहकाम जो ऑलरेडी हम कुछ हद तक अचीव कर सके उसको? इकरामुल हक साहब। जी, इसका सबसे जो खतरनाक पहलू है वो ये है कि हमने एक तो अपने इंटरेस्ट रेट को इतना हाई किया कि जिसकी वजह से जो अभी डॉक्टर फरक सलीम साहब फरमा रहे थे कि जाहिर है कि जब आप एक लूट मार की मंडी गर्म करें और आपको हैरत होगी कि इसके दो नुकसान तो मैं भी बताऊंगा, मगर एक हालिया डेवलपमेंट जो आपके इस पर बताना ज़रूरी है कि 26 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनका रेट ऑफ टैक्स 30 से 10% कर दिया गया और उसे फुल एंड फाइनल कर दिया गया। जबकि इसका एक और उन्होंने काम किया कि इनको यहाँ रिटर्न्स भी देने की जरूरत नहीं है और जो रजीम चल रही थी कि जो नॉन रेजिडेंट हों या रेजिडेंट रिटर्न फाइल नहीं करें तो दरअसल उन पे 100% ज़्यादा जो है विद होल्डिंग होनी थी, उससे भी इनको जो है वो एग्जम्पशन दे दी गई है। अब ये वो छुपी हुई बातें हैं जो चुप करके एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए जिसको 26 दिसंबर को नाफजुल अमल कर दिया गया। इससे ज़रा पहले आपको याद होगा कि 5 सितंबर की मीटिंग जो थी EC की ऑफ कैबिनेट, उसके अंदर इसकी सूली मंजूरी दी गई थी
और ये किसको आप बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं? मिसाल के तौर पर इसका अब मैं नुकसान की दो की तरफ आता हूं। एक तो आपने अपनी जो डेट सर्विसिंग है उसको कहाँ, अगर इस रेट के ऊपर आपको लोग ये है तो लोन, अब आप ये कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। टी बिल्स क्या होते हैं? अब उन्होंने किसी ने भी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर बहुत कम पैसा आया है, और जो ट्रेजरी बिल्स हैं जो जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं और मार्केट में इजीली ट्रेडेबल हैं, उनको उसके उन्होंने पैसा बनाने की कोशिश की। चलिए, मैं इस हद तक मेरे दो बड़े सीरियस एतराज़ात हैं कि एक, आप कॉस्टली लोन्स जो हैं वो रेज कर रहे हैं जबकि इससे बहुत सस्ते आपको मिल सकते थे। तो ये तो फिर एक माशी कदम ना हुआ, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज लग रही है जिसके लिए ये पिछली हुकूमत को मुर्दे इल्जाम देते थे कि इन्होंने पाकिस्तान की नैया इसलिए डुबोई है कि ये बहुत हैवी जो थे रेट के ऊपर इंटरेस्ट लेते थे। तो आप तो उससे बड़ी अहम बात है जिस तरह आप रोशनी डाल रहे हैं सर, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आपकी नजर में ये साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत अगर दोनों ही महंगे कर्जे ले रही है और ये भी ऐसे कर्जे जो खतरनाक साबित हो सकते हैं मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, तो इसके पीछे इंटेंशन क्या सिर्फ रिजर्व्स को ऊपर रखना है या कुछ और भी हो सकती है? इकरामुल हक साहब जिस तरह रोशनी डालना है ये, और फिर फरूख सलीम साहब का भी तज्जिया, गर्दिशी कर्जों के नंबर्स भी लेटेस्ट आए आपके सामने रखेंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हैरान कुन और अहम तरीन हकायक बेनकाब कर रहे हैं। यानी एक तरफ जिस तरह डॉक्टर फरूख सलीम साहब अभी फरमा रहे थे कि वजीर आजम का विजन क्या है, वो विजन क्या है वो उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं जो वो कहते हैं कि साल 2020 से मुतालिक स्पेसिफिकली इमरान खान साहब कहते हैं हवाले से सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हवाले से क्या कहना है उनका, जरा ही सुनते हैं। हम इंडस्ट्रीज जो बंद पड़ी हैं, एक नया उनके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सिक इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए, ताकि उसमें भी नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन जो हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हमारे निचले तबके के लिए अब कार्ड बना रहे हैं, उनको डायरेक्ट पैसे भी मिलेंगे, यूटिलिटी स्टोर से जाके वो एक महीने का राशन भी ले सकते हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर हमने चीजें सस्ती की हैं, हम और 6 अरब लगाया है और भी पैसा लगाएंगे। सारा 2020 में इंशाल्लाह एक हमने नौकरियां अपने नौजवानों को देने के लिए सारी पॉलिसीज बनानी है, और दूसरा एक एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की हर किस्म की मदद करेंगे ताकि नीचे से लोगों को हम ऊपर उठा सके। लेकिन नौकरियां देने के लिए इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना होगा, और इंडस्ट्रीज रिवाइव जब होंगी जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। लेकिन यहां तो इंटरेस्ट रेट्स को लॉक रखना एक जगह के ऊपर अब हुकूमत की मजबूरी या स्टेट बैंक की मजबूरी इसलिए हो गई है कि उसके जरिए हॉट मनी पाकिस्तान में अट्रैक्ट हो रहा है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब आप फरमा रहे थे कि ये इंटेंशन जो साबका हुकूमत की इंटेंशन पे हमें शक था या बाज लोगों को तो यकीन था कि ये हाई रेट्स के ऊपर सुकूक बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। मौजूदा हुकूमत भी कुछ अमेंडमेंट्स कर रही है रूल्स में जो आप फरमा रहे थे, और ये जो हॉट मनी है ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है ये इकरामुल हक साहब? जैसे ही मैंने टैक्स की एग्जैम्पशंस देखी तो मैं हैरान रह गया कि लोकल इंडस्ट्रीज इस वक्त जो जेन्युइन कंसेशंस मांगती है और वो तो हम दे नहीं रहे हैं, तो सिर्फ यूनिट्स का होंगे या बिजली महंगी है, गैस महंगी है, इनपुट्स महंगे हैं, बाकी इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज की हालत है। और दूसरी तरफ देखिए कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना बढ़ता चला जा रहा है उन बजटेड फिगर से। फिर आप ये देख लीजिए कि इस एक हॉट मनी के नतीजे में जो आपने 2891 बिलियन रखा था जो डेट सर्विसिंग का था, उस वक्त आपको इस बात का बिल्कुल इदराक नहीं था कि आप जल्द ही इस तरह की हॉट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ऊंचा इंटरेस्ट रेट रखेंगे। और उसके नतीजे में जैसे डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कहा कि 1.7 बिलियन डॉलर आ चुके हैं। गोया कि अब आप देखिए ये डेट सर्विसिंग की फिगर जो है ये बड़ी आसानी के साथ 3000 अरब का
जो है वो क्रॉस कर जाएगी, यानी बजट से कहीं ज्यादा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल आपकी एक तरफ आ गई, इधर आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ गई, आपका फिस्कल डेफिसिट कहाँ जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिसी जो है रिसर्च के आजकल हेड भी इन्हीं के पार्टी में आ चुके हैं। हमायूं अख्तर खान साहब की वार्निंग पढ़ी आपने, उन्होंने कहा है कि ये हॉट मनी पाकिस्तान को दोबारा से माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, और उन्होंने बड़े सीरियस तरीके से इस चीज को कंटेस्ट किया है कि ये हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने का बिल्कुल ही गलत तरीकाकार है। और दूसरी तरफ जो हुकूमती टीम है वो कुछ और कह रही है। तो मैं एक कॉलम अभी मुकम्मल करके बैठा था जो इंशाल्लाह ताला संडे को छपेगा, कि अब एक डिबेट जो है हमायूं हमाद डिबेट होनी चाहिए टीवी पर, क्योंकि दोनों ऑपोजिट व्यू रखते हैं, और उसमें मॉडरेटर बैठाना चाहिए असद उमर साहब को, जो कहते थे कि यार स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा चलना या बुरा चलना इससे इकोनॉमी से क्या है। जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान का जिसकी वजह से आप फंसते हैं, वो ट्विन डेफिसिट तो वही है ना, जब आपका करंट अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आता है और फिस्कल डेफिसिट के अंदर, दोनों इतने इंटरट्विंकल्ड होते हैं कि अगर आप एक को सही करें और दूसरे को सही ना करें तो हो ही नहीं सकता कि फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वाला मसला हल। अब ये रकम वापस जानी है। अब आप मुझे बताइए कि इसका आउटफ्लो भी फास्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन नहीं है। पूरे पाकिस्तान 2000 से सवाए 38% ऐसे लोन्स जो हमने प्रोजेक्ट मोड में लिए, बाकी सारे के सारे या करंट अकाउंट सपोर्ट के लिए लिए या फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए लिए। अब ये आए थे तो मेरा ख्याल था कि कोई डेट रिटायरमेंट का बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम, और ये कहते भी थे मैंने बना रखा है। 18 महीने से तो डेट की रिपोर्ट शाया नहीं की। अब आप जरा सोचिए कि 18 महीने गुजर चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जहां एडवाइजर साहब ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि बाज आदमी बेहोश होने को दिल करता है, 17 रुपए के टमाटर से लेकर और पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की बेहतरीन और मूडी और वर्ल्ड बैंक और कैसी कैसी चीजें और जमीनी हकायक क्या है कि दिन ब दिन आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ रही है, आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है। तो फिर किस आप जमीनी हकायक की बात करेंगे, या मैं कह दूं कि मैं एहसास के जरिए पाकिस्तान को कल फलाही रियासत बना दूंगा। अभी बड़े हालिया पता चला है कि पिछले प्रोग्राम को जिसकी वर्ल्ड बैंक बहुत तारीफ किया करता था उसमें इतनी बड़ी लीकेज थी कि अब वो खुद ही मान रहे हैं। डॉक्टर काबुल साहब, इसमें जो गर्दिशी कर्जों के नंबर्स आए हैं वो भी हम नाज़रीन के सामने रखते चले, क्योंकि आज गर्दों के नंबर्स भी हैरानकुन सामने आए हैं। सर्कुलर डेट जिसको कहा जाता है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 565 अरब रुपए का इजाफा इसमें हुआ है, और ये पिछले अगर 6 माह की बात करें तो तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफा सर्कुलर डेट के नंबर्स में हुआ है। रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में होने वाला इजाफा अगर सब्सिडी एडजस्ट करके देखा जाए तो वो 17 अरब रुपए माहाना बनता है, और अगर सब्सिडीज के बगैर गर्दिशी कर्जे में इजाफे की देखा जाए तो औसतन वो 29 अरब रुपए माहाना तक जा पहुंचती है। रवा माली साल के इब्तदाई निस्फ में यानी 6 माह में तवानाई की सब्सिडीज की मद 73 अरब रुपए तक जो है अदा किए गए, और ये तमाम चीजें उसके बावजूद हैं कि गुज़िश्ता एक साल में बिजली के निर्खों में इजाफा हुआ है, जिसके सूरत में कहा जाता है कि 400 अरब रुपए तकरीबन 405 अरब रुपए ट्रांसफर हुए हैं जो आम कंज्यूमर्स की तरफ बर्डन ट्रांसफर हुआ है। और इस साल में कहा जा रहा है कि 5ही मरतबा बिजली की कीमत में फी यूनिट 30 पैसे का इजाफा भी मजीद गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये कितने शॉकिंग नंबर्स हैं। आप हमेशा रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एक तरफ हॉट मनी का स्कैम ही आपके सामने, दूसरी तरफ सर्कुलर डेट जो कि इल मैनेज्ड है। क्या है और क्या हो रहा है आखिरकार इस तरफ? डॉक्टर साहब। सफान साहब, मैं आप ही के प्रोग्राम में पहले कुछ हफ्ते पहले ये कह चुका हूँ कि हमें पावर डिवीजन ने अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो एक ब्रीफिंग दी थी, और उसमें बताया गया था कि जो गर्दिशी करदा जात हैं अगस्त 2018 के वो 1100 अरब के हैं, और अब वो गर्दिशी करदा जात 1700 अरब के बताए जा रहे हैं। तो मेरा तखमीना ये था कि तकरीबन 600 अरब इजाफी लिया गया है पीटीआई की हुकूमत के दौरान, और अब असल फिगर आपके सामने आ गई। आपने बताई कि वो
65 अरब की है। हमें पिछले कई महीनों से ये बताया जा रहा है कि पावर डिवीजन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर चीज़ें सही सिमत में निकल पड़ी हैं और प्रोग्रेस हो रही है और इम्प्रूवमेंट हो रही है और गर्दिशी कर्जाजात नीचे जा रहे हैं। 10 अरब रुपए की फिगर भी बताई गई कि महाना गर्दिशी कर्जाजात जो हैं वो 10 अरब पे आ गए हैं, जबकि अब ये पता चला कि वो एक्चुअली 17 अरब के हैं और सब्सिडीज ना डाली जाए तो तकरीबन 1 अरब रोज का, तकरीबन 30 अरब जो है वो महाना बन रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका एक कंक्लूजन तो सैफान साहब ये निकलता है कि जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो इदारे हैं, जैसे एनटीडीसी है जो ट्रांसमिशन करती है, सेंट्रल पावर परचेजिंग है, इनको कुछ पता नहीं है कि असल क्या हो रहा है हमारी पावर मिनिस्ट्री के अंदर या इन इदारों के अंदर। या तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं इनको, या एक दूसरे को फिगर्स नहीं बताते हैं, तो पब्लिक को आके एक जाली फिगर जो है, जो हवा से उड़ाई हुई फिगर जो है वो बताई जाती हैं, जैसे 10 अरब की फिगर बताई गई। असल जमीनी हकीकत यह है कि 565 अरब रुपया जो है वो गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है। अब आपको 1700 अरब जो हमने IMF के साथ मुआहदा किया है, इवेंचुअली ये 1700 अरब आपकी और मेरी जेब से निकलना है। 405 अरब आपने बताया कि पिछले साल भर में इजाफी बिजली के बिल जो है वो आपकी और मेरी जेब से निकल के हुकूमत के खजाने में जमा हो गए। अब 1700 अरब का मतलब ये है कि तकरीबन 2 करोड़ और 30 लाख सार्फिन हैं बिजली के पाकिस्तान के अंदर। इन 2 करोड़ 30 लाख सार्फिन को 1700 अरब रुपया हुकूमत को लौटाना है, जिसका मतलब यह है कि औसतन हर बिजली का सारिफ जो है वो 75,000 रुपए का इजाफी बिजली का बिल उसके सर पे आके पड़ेगा। तो हम चोरी बंद करने में फेल हो गए हैं। हम जो महंगी बिजली ले रहे हैं निजी बिजली घरों से, उनको रीनेगोशिएट करने में फेल हो गए हैं। तो अब ये 1700 अरब जो है ये सारा का सारा हमने डालना है पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर। एक चीज आपको और बता दूं, अभी हम कह रहे थे कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर बहुत जोर है और इंडस्ट्री नई चलेगी। अभी 2 दिन पहले शायद एक नोटिफिकेशन जो है जो जनवरी 2019 में इशू किया गया था, जिसके तहत जो 5 टेक्सटाइल सेक्टर हैं जिनको हम जीरो रेटेड टेक्सटाइल, जीरो रेटेड इंडस्ट्री कहते थे, जो एक्सपोर्ट, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक ब्रेक के बाद अगर करते हैं उनको अगर इस बात को, ये जो 5 सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मैं इस ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से जोड़ते हैं डॉक्टर फैसल, बड़ी अहम, लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है काफी देर से, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस बात को यहीं से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। अहम हकायक हो रहे हैं, बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, ये हॉट मनी का कॉन्सेप्ट, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनल, ये आखिर क्या है? गर्दिशी कर्जों में जो बेपना इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है, इसके पीछे असल वजह क्या है? मैनेजमेंट ऑफ डेट किस तरफ फिस्कल साइड हो, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या ये जो दावे हो रहे हैं ये दरहकीकत सही है? इमरान खान साहब का विजन के 2020 में बहुत सी नौकरियां देंगे, क्या हकीकत भी होगा या सिर्फ एक विजन ही हद तक रहेगा? डॉक्टर फरोज अली साहब, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो जो जिक्र हो रहा था वो क्या ये नहीं था, इकराम साहब ने भी जिक्र किया था उसका, क्या वो मराद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या आपका स्टैंड है उसके ऊपर? देखिए सैफान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 1 करोड़ नौकरियां देना चाहते हैं। उनकी इकोनॉमिक टीम जो है वो हॉट मनी अट्रैक्ट करना चाहती है। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक टीम जो है वो जीत रही है। इकोनॉमिक टीम जो है 1.7 अरब डॉलर ले आई है, लेकिन करोड़ नौकरियां देने की बजाय पिछले साल का जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। औसतन 1 लाख पाकिस्तानी हर महीने का बेरोजगार हो रहा है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अब एक्सपोर्ट सेक्टर को छूट देना चाहते हैं, कंसेशन देना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने जनवरी 2019 में एक सपोर्ट पैकेज जीरो रेटेड इंडस्ट्री के लिए निकाला था, जिसके तहत 7.5 सेंट की बिजली जो है वो गारंटी की गई थी 5 सेक्टर्स को, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, कारपेट है, लेदर है, सर्जिकल गुड्स है, स्पोर्टिंग गुड्स हैं, 5 ऐसे सेक्टर्स हैं।
अब ये पता चला है अभी कुछ दिन पहले कि वो नोटिफिकेशन जो है उसको विड्रॉ कर लिया गया या उसके ऊपर इजाफी सरचार्जेस लगा दिए गए हैं और अब एक्सपोर्ट सेक्टर को जो बिजली है वो 13 सेंट की मिलेगी। अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर को 13 सेंट की बिजली मिल रही है, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को 7 सेंट की मिल रही है, अगर चाइना में वो 8 सेंट की है, अगर वियतनाम में वो 8 सेंट की है, तो फिर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो दुनिया भर में कंपीट नहीं कर सकेगा, इस खित्ते में कंपीट नहीं कर सकेगा। स्पेशली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगी। आप एक पॉलिसी क्यों नहीं रख पा रहे? वजीर आजम साहब पॉलिसी बना देते हैं, नीचे वाले उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते या उसको बदल देते हैं। तो ये जो क्रॉस पर्पसेस है, एक मिनिस्ट्री कुछ और कर रही है, वजीर आजम कुछ और करना चाहते हैं, दिस शुड कम टू एन एंड। एग्जैक्टली। और इस पर आवाम क्या कहती है कि जो माशी पॉलिसीज हैं इसका ऑन ग्राउंड इंपैक्ट क्या पड़ रहा है और आवाम तक स्पेसिफिकली महंगाई की सूरत में बढ़ता हुआ बोझ कितना मुश्किल उनके लिए सहना हो चुका है? आवाम की राय भी आप जरा सुने, इसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से दिस, आवाम क्या कहती है? सब्जियां तो हर चीज महंगी है ना, सस्ती तो कोई चीज नहीं हुई ना। टमाटर कभी 300 होते हैं, कभी 200 होते हैं, कभी प्याज जो है वो 80-90 पे टिका हुए, उससे नीचे नहीं। आलू 50-60 रुपए हो गए। ये बदलेंगी नहीं भैया और ऊपर जाएंगी कीमतें। गवर्नमेंट पेट्रोल और बिजली महंगी कर देती है, इस वजह से ये सब्जियां भी महंगी है। अब कोई भी चीज देख लें 180-90 से कम नहीं है। वो जो मजदूरी वाला है जिसके 3-4 बच्चे हैं उसका पहले मुश्किल से गुजारा चल रहा, अभी वो खुदकुशी करने पे तुला हुआ है। गवर्नमेंट ने करना ना कंट्रोल, वो कर नहीं रही, तो अब गरीब आदमी क्या करे? खाना तो है, खा रहे हैं। सिर्फ कंटेनर पे ही बातें करते रहे, आगे तो एक आज तक नहीं कोई बात भी की। गरीब को ये रिलीफ मिल गया कि 40 रुपए पर केजी महंगा हो। वेरी गुड इमरान साहब। 18 महीने के करीब मेरा ख्याल हो गए आज, तो आप क्या रिलीफ देख रहे हैं? आवाम की चीखें निकल गई हैं, आवाम रो रही है। अच्छा, एक तरफ आवाम रो रही है, एक तरफ फिक्स्ड इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल जो हॉट मनी या फिर कैरी ट्रेडर्स हैं वो खुश हैं क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और पाकिस्तान में वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो लाइबोर में और पाकिस्तानी टी-बिल्स पे रेट है उस डिफरेंस से। इकराम उल हक साहब, क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? यानी जिस एंगल से आप कह रहे थे कि कुछ मराद भी दी गई हैं कुछ लोगों को, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? ये इंटरनेशनल फिक्स्ड इन्वेस्टर्स कौन है, या कौन सिर्फ मुस्तफीद हो रहा है, या यहां से कोई फैसिलिटेट कर रहा है, ये किस तरह हो रहा है? इज इट अ फाइनेंशियल स्कैम, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं आपसे? जी, मैं तो सिर्फ आपको एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहा था तो जो पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक बैंक है वो भी टी बिल्स लेता है और वो उसके ऊपर 38% टैक्स देता है, आपने उसका 3% टैक्स बढ़ा दिया है कि तुम जो हो चूंकि कमर्शियल लोन्स नहीं देते हो, जिसकी वजह से इकॉनमी में स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन क्यों ना हो, अब इतने हाई रेट के ऊपर कौन इंटरेस्ट लेकर इंडस्ट्री चलाएगा? मगर आपने देखा नहीं कि इस जो फाइनेंस एक्ट में उनका रेट बढ़ा दिया कि अगर आप टी बिल्स वगैरह में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक जाहिर है खुश होकर उसमें कर रहे थे जब उनको इतना ज्यादा रेट मिल रहा था। उनका तो 3% टैक्स बढ़ा दिया और उनका 35 है। वैसे जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इस साथ 30 पे है, तब वैसे उनका 5% ज्यादा था, ऊपर से 3 और बढ़ा दिया। और उनके मुकाबले में देखिए जो अब उनसे जो compete कर रहे हैं टी बिल्स में या PIBs में, वो अब या तो फॉरेन कंपनीज हैं जिनका जिक्र अभी डॉक्टर फरज सलीम साहब ने किया, और मेरी इत्तला के मुताबिक सिटी बैंक बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें। सिटी बैंक ने तकरीबन जो है इसमें 24-25% इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसकी है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहते हैं? यानी ये तो नहीं हो सकता कि आप लोकल इन्वेस्टर है, तो ये एक तरह से देखिए वहां भी ये रुपी कन्वर्टेबल अकाउंट में आकर तो इंटरनल डेट जो क्रिएट होता है वो तो पाक रुपीज में ही हो रहा है ना, बाहर से डॉलर आ गए आपके रिजर्व में वापसी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लोकल करेंसी है तो इसका जो रिटर्न है वो लोकल करेंसी में है, इसका इंपैक्ट इतना नहीं पड़ेगा एज कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू यूरो बॉन्ड जो पिछली हुकूमत लेती थी। ये तौजी सही है? ये जी मैं अर्ज कर रहा था वो जब लेकर जाएंगे, चलिए वो अगर ओपन मार्केट से भी लेते हैं तो बैंकों के रिजर्व से जो है वो तो आप तो उसको भी अपनी फ्यूचर अगर डिमांड जो है डॉलर की वो फिर बढ़ जाती है जब ये पैसा बाहर जाता है। अगर आप इंटरेस्ट रेट रैशनलाइज करते हैं तो उस वक्त फिर आपका जो डिमांड सप्लाई की वजह से वो उसकी फिर जो है हालत खराब होगी। कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो मैंने जाहिर किया कि आपने
जो एक ही फील्ड में दो इन्वेस्टमेंट करने वालों में अपनी लोकल कंपनीज को आपने नुकसान पहुंचाया और जो बाहर के थे उनको फायदा पहुंचाया। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी पाकिस्तानी लोकल बैंक को कहें कि तुम भी डॉलर्स में ये खरीद लो और हम तुम्हारे सिर्फ 10% टैक्स देंगे, तो वो तो आपको इससे ज्यादा पैसा जनरेट कर देंगे, क्योंकि उनके लिए मार्केट से डॉलर खरीद कर 13.25 कमाना जो है वो तो बहुत फायदेमंद होगा। तो मैं ये हकायक से जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डीपर जाकर अगर आप इसको देखें तो आपको अंदाजा होगा कि दरअसल हमारे अपने फाइनेंशियल सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया गया है और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो उनके डार्लिंग्स हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है। अब अगर कोई हमारे मुल्क में आके पैसा कमाना चाहता है, चलिए एक तरफ तो आपको बता दिया डॉक्टर फरज सलीम साहब ने, बहुत वजाहत से आपने भी बता दिया कि ये सुपर डुपर प्रॉफिट्स है। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ ये कहाँ लिखा हुआ है कि फिर आप मुल्की टैक्स कवानीन भी उनके हक में इतने ज्यादा रिलैक्स कर दें जिसकी कोई अगर वो कमा रहे हैं तो जो टैक्स मैं दे रहा हूँ वो भी वही टैक्स दें। तो ये जो नुक्ता है ये काबिले एतराज ही नहीं बल्कि इसके पार्लियामेंट पे कोई बात, जैसे 26 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया वो हाउस में टेबल हुआ, आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है। मैं बताया कि सिर्फ अभी मैंने एक डिसेंटिव वॉइस देखी है, वो खुद भी एक्स कांग्रेस मिनिस्टर रहे हैं, पीटीआई के टिकट होल्डर हैं और